आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इसका मतलब होता है मनी वैल्यू उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में। और ये जो हम मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो करते हैं उन प्राइसेस पर जो करंट ईयर के होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम मेजर कर रहे हैं इंडिया की नेशनल इनकम 2024 से 25 की, कौन से प्राइसेस पर? 2024 से 25 के प्राइसेस पर। तो ये क्या हुए? करंट ईयर के प्राइसेस हुए, जिसकी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। जिस ईयर की उसी ईयर के प्राइसेस लेते हैं। नेशनल इनकम में इनकम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री की, इसलिए नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में क्या आता है? मनी वैल्यू आती है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में। इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। और ये जो नॉमिनल नेशनल इनकम है, या हम बोल सकते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है, ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ की, सही पिक्चर एक कंट्री की। क्योंकि यहां पर जो इंक्रीज हुआ है ना नेशनल इनकम में, वो किसकी वजह से हुआ है? प्राइस लेवल की वजह से हुआ है, बिना किसी चेंज के फिजिकल आउटपुट में। ये ट्रू पिक्चर इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जा रही है वो करंट प्राइस पर की जा रही है, जो क्या दिखाएगा कि प्राइस बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम बढ़ गया है। पर ट्रू नेशनल इनकम वही होगी जो आउटपुट में चेंज आने की वजह से होगी। मतलब आउटपुट इंक्रीज होगा तब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। वो शो करेगा ट्रू पिक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ की एक कंट्री की। इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ये दिखाता है मनी वैल्यू उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में। और इसमें जो हम प्राइस लेते हैं वो लेते हैं बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर क्या होता है? एक बेस की तरह ले लेना, मतलब एक नॉर्मल ईयर जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, प्राइस ज्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे 2017-18 को बेस ईयर की तरह लिया है। ये जो दोनों हम पढ़ रहे हैं ना, ये आगे हम एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं 2024-25 की, बेस ईयर का प्राइस लेकर, मतलब 2017 से 18 का प्राइस लेकर, तो उसको क्या बोला जाएगा? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस इसलिए ऐसा ईयर जिसमें प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ये जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है, इसको रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, जो ट्रू पिक्चर शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ की एक कंट्री की। क्योंकि जो इंक्रीज आया है रियल नेशनल इनकम में, वो किसकी वजह से आया है? आउटपुट में इंक्रीज होने की वजह से, गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज होने की वजह से। इसलिए ये ट्रू पिक्चर शो करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ की एक कंट्री की। अब हम समझते हैं कि हम नेशनल इनकम को बेस ईयर के प्राइसेस पर ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये जो जरूरत पड़ी है एस्टिमेट करने की नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पर, क्योंकि जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है वो क्या मिसलीडिंग पिक्चर देता है, ट्रू पिक्चर शो नहीं करता इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। अगर प्राइस लगातार बढ़ते रहे या घटते रहे, इसलिए बेस प्राइस का यूज किया जाता है, बेस ईयर के प्राइस का यूज किया जाता है, जिसमें ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, ना ही लगातार प्राइस बढ़ता है और ना ही घटता है, जो एक ट्रू पिक्चर शो कर पाता है। जैसे टेबल में देखो कॉमोडिटी दे रखी है, व्हीट किलोग्राम में, क्लोथ मीटर्स में और मिल्क लीटर्स में। इसके साथ क्वांटिटी प्रोड्यूस दे रखी है 2024-25 की करंट ईयर की, व्हीट की 1000, क्लोथ की 500 और मिल्क की 250। नेक्स्ट कॉलम में करंट ईयर प्राइस लिए हैं 2024-25 के, जिसको बोला है P1।
₹12 पर किलोग्राम, क्लोथ है ₹10 पर मीटर और मिल्क है ₹12 पर लीटर। इसके साथ ही बेस ईयर के प्राइस दिए रुपीस में 2017 से 2018 तक के, जिसको बोला P0, जो है ₹7 पर किलोग्राम वीट के, क्लोथ के ₹6 पर मीटर और मिल्क के ₹8 पर लीटर। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते करंट प्राइस पर, जिसके लिए करंट क्वांटिटी और करंट प्राइस लेते हैं, तो Q1 मल्टीप्लाई बाय P1 होगा। कैलकुलेट करेंगे, वीट का 1000 इंटू 12,000, 500 इंटू 10, 5000 आ जाएगा क्लोथ का, और मिल्क का 250 मल्टीप्लाई बाय 12, ₹3000। टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आएगी 20,000। ऐसे ही मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेस ईयर प्राइस पर, Q1 मल्टीप्लाई बाय P0। वीट की आएगी 7000, क्लोथ की 3000, मिल्क की 2000 और टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी ₹12,000। अब देखो जो नेशनल इनकम आ रही है करंट ईयर के प्राइस पर, वो आ रही है ₹20,000 और बेस ईयर के प्राइस पर आ रही है ₹12,000। सेम लेवल ऑफ आउटपुट है, और ये जो डिफरेंस है ना 8000 का, वो रियल नहीं है, क्योंकि ये ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की। क्योंकि जो इंक्रीज हुआ है ना नेशनल इनकम में, वो किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ प्राइस की वजह से हुआ है। और ट्रू पिक्चर तब शो होती जब जो इंक्रीज होता रियल नेशनल इनकम में, वो किसकी वजह से होता? आउटपुट की वजह से। इसलिए हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम को बेस ईयर के प्राइस पर। अब समझते हैं कि हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट प्राइस में। अब ये कैसे होगा? जब एलिमिनेट कर देंगे प्राइस चेंज के इफेक्ट को नेशनल इनकम पर, और ये किसकी मदद से होता है? प्राइस इंडेक्स की मदद से। प्राइस इंडेक्स एक इंडेक्स नंबर होता है जो चेंज दिखाता है, वेरिएशन दिखाता है प्राइस लेवल में 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स के, या हम बोल सकते हैं 2 डिफरेंट ईयर्स के। और जब चेंज पता चल जाएगा प्राइस लेवल में प्राइस इंडेक्स की मदद से, तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस में। ये बताता है कि जो राइज हुआ है या फॉल हुआ है नेशनल इनकम में एक ईयर से दूसरे ईयर में, वो रियल है या नहीं है। जैसे इसका फॉर्मूला दे रखा है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर प्राइस इंडेक्स दे रखा है करंट ईयर का 150 और नेशनल इनकम दे रखी है करंट प्राइस पर, वो है ₹1,50,000 करोड़, और हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट प्राइस वैल्यू ऊपर रखेंगे, वो कितनी है? 1,50,000 करोड़, तो 1,50,000 करोड़ ऊपर रखेंगे, अपॉन में आएगा करंट प्राइस इंडेक्स, वो है 150 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे, आएगा ₹1,00,000 करोड़, जो एक रियल नेशनल इनकम को शो करेगा बिना प्राइस फ्लक्चुएशंस के। नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। फर्स्ट नॉमिनल जीडीपी, या हम इसको बोल सकते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी जब करंट प्राइस में मेजर की जाती है तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। जब जीडीपी को एक गिवन ईयर की एस्टिमेट किया जाता है सेम ईयर के प्राइस पर, उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। जैसे जीडीपी कैलकुलेट करें 2024-25 की, और प्राइस भी हमने कौन सा लिया है? 2024-25 का, तो उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। सेकेंड है रियल जीडीपी, या हम बोल सकते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जब जीडीपी को एक गिवन ईयर की एस्टिमेट किया जाता है बेस ईयर के प्राइस पर, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। एग्जाम्पल के लिए जैसे जीडीपी कैलकुलेट करें 2024-25 की, और हमने बेस ईयर प्राइस लिया है 2017-18 का, तो उसको बोलेंगे रियल जीडीपी। जीडीपी जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है एक कंट्री में एक साल में।
तो जब उसको करंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, और जब कांस्टेंट प्राइस पर करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अब हम पढ़ेंगे कौन सी जीडीपी बेटर होती है, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेटर होती है कंपैरिजन में नॉमिनल जीडीपी के, क्योंकि फर्स्ट है रियल जीडीपी मदद करती है डिटरमाइन करने में इफेक्ट को जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज होने से, क्योंकि रियल जीडीपी किससे अफेक्ट होती है, चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। जब फिजिकल आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है उसी से अफेक्ट होती है। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज हो सकती है अगर फिजिकल आउटपुट में कोई इंक्रीज ना भी आया हो, जैसा हमने पढ़ा था, क्योंकि ये किससे अफेक्ट होती है, चेंज इन प्राइसेस से। अगर प्राइस बढ़ता है तो नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज हो जाती है, जो एक ट्रू जीडीपी को नहीं दिखाती है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग रियल जीडीपी बेटर होती है। सेकंड है रियल जीडीपी बेटर मेजर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं फिजिकल आउटपुट में गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंट ईयर्स में। आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस ईयर में ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, किसका ज्यादा हुआ है, कौन सी कमोडिटी का, या कम हुआ है। इसलिए भी रियल जीडीपी बेटर होती है। थर्ड पॉइंट है रियल जीडीपी फैसिलिटेट करती है कि हम इंटरनेशनल बेस पे कंपैरिजन कर सके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कंट्रीज में, क्योंकि रियल जीडीपी की मदद से जो कंपैरिजन होगा वो होगा आउटपुट में इंक्रीज आने की वजह से। इसलिए भी रियल जीडीपी बेटर होती है नॉमिनल जीडीपी से, क्योंकि ये ट्रूली रिफ्लेक्ट करती है ग्रोथ एक इकोनॉमी की। अब देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। और जब नॉमिनल जीडीपी निकालनी हो तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। एक फॉर्मूला कर लेंगे तो उससे दूसरा भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, अगर रियल जीडीपी ₹200 है और प्राइस इंडेक्स है 110 विद बेस 100। अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। इन सब के वैल्यू रखेंगे। रियल जीडीपी है 200 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाय 100। अब नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं, अपॉन में 110 है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दूसरी साइड जाकर, और मल्टीप्लाई में 100 है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 220। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी आ जाएगी, ₹220। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर, या हम बोल सकते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं, ये सेम होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है एलिमिनेट करना प्राइस चेंजेस के इफेक्ट को, जिससे जान पाए जो रियल चेंज आता है फिजिकल आउटपुट में, जिसके लिए जीडीपी डिफ्लेटर का यूज किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर करता है एवरेज लेवल ऑफ प्राइस को सभी गुड्स एंड सर्विसेज के जो जीडीपी को बनाते हैं। जब एवरेज लेवल पर करते हैं जो मदद करता है जीडीपी डिफ्लेटर, इससे क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है प्राइस चेंजेस का इफेक्ट, जिससे सही जीडीपी का पता चलता है, जो किसकी वजह से आएगी, फिजिकल आउटपुट में चेंज आने की वजह से। अब इसका फॉर्मूला कैसा होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, या हम बोल सकते हैं प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को अगर जो हमने ऊपर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था उससे भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की जगह पर आएगा नॉमिनल जीडीपी, और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की जगह पर आएगा रियल जीडीपी। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी दे रखी है ₹15,000 करोड़ और रियल जीडीपी दे रखी है ₹12,000 करोड़, तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे,
को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी दे रखी है ₹15,000 करोड़, रियल जीडीपी है ₹12,000 करोड़, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है। जो वैल्यूज है उनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। 15,000 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू ₹125। ₹125 हमारा आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। अब जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में पढ़ा, हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से। जैसे अगर हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो रियल जीडीपी इस साइड आ जाएगी और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय 100। अब वैल्यूज पुट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी है 15,000 अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर 125 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर के मदद से हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी को अक्सर कंसीडर किया जाता है एक इंडेक्स की तरह, मतलब एक तरीके की तरह लोगों के वेलफेयर को शो करने के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमॉन्ग द पीपल। मटेरियल वेलबींग का मतलब होता है कैसी स्टेट जिसमें पर्सन के पास सफिशिएंट मनी और मटेरियल्स होते हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, गुड हेल्थ होती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। तो इसका मतलब है जब हम जीडीपी की बात करते हैं, इसका मतलब हम लोगों के वेलफेयर की भी बात कर रहे हैं। और अक्सर ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो जो वेलफेयर है लोगों का वो भी अच्छा है। हायर जीडीपी मतलब ग्रेटर वेलफेयर पीपल का। पर ये जो जनरलाइजेशन है, मतलब एक ये जनरल स्टेटमेंट है जो थोड़े फैक्ट्स और एग्जाम्पल पर बेस्ड है, ये करेक्ट नहीं है इन लिमिटेशंस और रीजंस की वजह से। अब इसमें फर्स्ट रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनइक्वालिटीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, मतलब जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो ज्यादा है, रिच और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं और पुअर और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, तो इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तब भी, क्योंकि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है। अगर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल भी है तो पुअर पीपल को तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसका मतलब अगर जीडीपी में इंक्रीज भी होता है तो वो भी किसी यूज का नहीं होगा, क्योंकि जो वेलफेयर है लोगों का वो इंक्रीज नहीं हो रहा है जीडीपी के इंक्रीज होने के साथ साथ। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हुई। सेकेंड रीजन है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। हायर जीडीपी प्रमोट करेगी वेलफेयर को तभी जब इंक्रीज्ड जो आउटपुट है उसमें वो गुड्स होंगे जो कंजप्शन के लिए यूज किए जाते हैं और असेंशियल गुड्स होते हैं, मतलब जो लाइफ जीने के लिए जरूरी होते हैं, बेसिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है तो इससे जो पीपल है उनके वेलफेयर में तो कोई इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उनका वेलफेयर रिलेटेड है अगर उन गुड्स में इंक्रीज होता है जो मास कंजप्शन और एसेंशियल गुड्स से रिलेटेड है, जिनकी उनको जरूरत है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए। थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है इकोनॉमी में वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, जैसे सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग और फ्री टाइम में जो एक्टिविटीज की जाती है उनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अनरिकॉर्डेड होती हैं, इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे क्या होता है अंडर एस्टिमेशन होता है जीडीपी का। इन एक्टिविटीज से सही से जीडीपी तो एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, पर ये जो एक्टिविटीज होती हैं वो लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड होती हैं।
अब ये जो एक्टिविटीज है वो वेलफेयर तो शो कर रही है, पर जीडीपी में इनको एस्टिमेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से भी हम जीडीपी से वेलफेयर का पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट रीजन है चेंज इन प्राइसेस। अगर जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से और फिजिकल आउटपुट में इंक्रीज होने की वजह से नहीं हो रहा है, तो ये एक रिलायबल इंडेक्स नहीं होगा, ऐसा तरीका नहीं होगा जिस पर ट्रस्ट किया जा सके इकोनॉमिक वेलफेयर को कंसिडर करने के लिए। अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उससे कैसे इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब प्रॉस्पेरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। इसलिए चेंज इन प्राइसेस भी एक रीजन है जिसकी वजह से जीडीपी को कंसिडर नहीं कर सकते लोगों के वेलफेयर को जानने के लिए। नेक्स्ट रीजन है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है वो बेनिफिट्स और हार्म्स एक एक्टिविटी के जो एक फर्म या हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल द्वारा किए जाते हैं, जिनके लिए उनको पे नहीं करना पड़ता, या हम बोल सकते हैं जिन पर पेनल्टी नहीं लगती या उसके लिए उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती। एक्टिविटीज जो बेनिफिट्स देती हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और एक्टिविटीज जो हार्म क्रिएट करती है, नुकसान पहुंचाती है दूसरों को, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब जैसे एग्जाम्पल और इम्पैक्ट बता रखा है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स क्रिएट करते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो पॉल्यूशन है वो वेलफेयर को रिड्यूस करेगा, नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करके किस पर, हेल्थ पर। इससे क्या होगा, हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है पॉल्यूशन का, और ये एग्जाम्पल है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल और इम्पैक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का। पब्लिक पार्क्स का यूज करना लोगों द्वारा एक प्लेजर क्रिएट करता है, जिसके लिए पब्लिक को कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। अब इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होता है किस पर, हेल्थ पर। इन पार्क्स में खेलते हैं, वॉक करते हैं, जिससे क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होता है हेल्थ पर, हेल्थ अच्छी रहती है, जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का। और ये जो हमने एक्सटर्नल इफेक्ट्स पढ़े हैं ये मार्केट ट्रांजैक्शंस का पार्ट नहीं है, अब जिससे इसमें जीडीपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन एक्सटर्नलिटीज से चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वेलफेयर का तो पता चल रहा है पर जीडीपी का नहीं, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है लिमिटेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी कंसीडर नहीं करता है चेंजेस को जो पॉपुलेशन में आते हैं एक कंट्री के। अगर जो रेट है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का वो ज्यादा है जीडीपी के ग्रोथ रेट से, तो उससे क्या होगा, जो पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और उसके कंपैरिजन में जो आउटपुट है वो कम है, जिससे क्या होगा, जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो जाएगी, जो एडवर्सली अफेक्ट करेगा इकोनॉमिक वेलफेयर को, ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट करेगा, और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी अफेक्ट करेगा। यही सभी रीजंस है, लिमिटेशंस है, जिनकी वजह से जीडीपी को कंसीडर नहीं कर सकते वेलफेयर को मेजर करने के लिए। इसलिए ये जो जनरलाइजेशन है मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है कि जीडीपी को एक इंडेक्स की तरह लिया जा सकता है वेलफेयर ऑफ पीपल को जानने के लिए। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है जिसको कुछ इकोनॉमिस्ट या हम बोल सकते हैं पॉलिसी प्लानर्स ने सजेस्ट किया है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी मतलब ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रीन जीएनपी में मेजर किया जाता है नेशनल इनकम को या हम बोल सकते हैं आउटपुट को एडजस्ट करके, एडजस्ट मतलब माइनस करके या हम बोल सकते हैं एलिमिनेट करके उस नुकसान को जो एनवायरनमेंट को पहुंचा है। जैसे जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उन एक्टिविटीज की वजह से
एनवायरनमेंट में कई बार पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हार्मफुल वेस्ट डिस्चार्ज किए जाते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, जिससे डिग्रेडेशन होता है एनवायरनमेंट का, एक वर्स कंडीशन हो जाती है। तो ग्रीन जीएनपी का मतलब होता है जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उसमें से माइनस कर देते हैं उस नुकसान को जो नेचुरल रिसोर्सेस और एनवायरनमेंट को पहुंचा होता है। ग्रीन जीएनपी कैलकुलेट करने से क्या होगा, एक मदद मिलेगी कि जिससे सस्टेनेबल यूज कर सके नेचुरल एनवायरनमेंट का। सस्टेनेबल यूज मतलब करंट नीड्स को भी फुलफिल कर सके और नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सके फ्यूचर जनरेशंस के लिए, जिससे क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके बेनिफिट्स का डेवलपमेंट्स के। जो डेवलपमेंट्स हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं वो सभी को मिल सके इक्वली, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे।